Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is 29th of August 2025. 29 अगस्त यानी कि जो खेल दिवस है या सद्भावना दिवस है या फिर आप ध्यानचंद जी की एनिवर्सरी, कुछ भी आप आज के दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं. उसमें हम आज न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. हालांकि ऑब्वियस सी बात है, गाली आप लोग सब दोगे मुझे कि नहीं बनाता हूँ, ये करता हूँ, तो धक्का मुक्की मत करना भाई. सबको मौका मिलेगा बराबरी से गाली देने का. आप दे सकते हो जो आपको कहना है, ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को. सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ के साथ. यूएस ऑफिशियल्स अलग गाली दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को. उनका ये कहना है कि जो यूक्रेन वॉर है, नाउ दिस इज मोदीज वॉर. द रिटोरिक हैज शिफ्टेड नाउ एंड द यूएस आर यूजिंग द टर्म्स लाइक मोदीज वॉर. क्यों ऐसा कह रहे हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. जब हमने जन्मों पहले न्यूज़ एनालिसिस की थी तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी इंडिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, या फिर कहना चाहिए हमारी जो इकोनॉमिक नीड्स है उसका कारण हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं ना, इन ऑर्डर टू फिल आर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स. ऑब्वियस सी बात है, रशिया को सबने ऑस्ट्रासाइज कर दिया. ऑस्ट्रासाइज करने का मतलब क्या है, उसका बॉयकॉट कर दिया है ना, उनको एक तरीके से बहिष्कृत किया है. लेकिन बहिष्कृत उन्होंने अपने टर्म्स में किया है. मतलब कि यूरोप अपना अलग ट्रेड कर रहा है, यूएस भी थोड़ा बहुत उससे ले रहा है, लेकिन हाँ दिखाने के लिए ये बोलते हैं कि हाँ भाई तुम लोग मत लो, हम लोग ले सकते हैं ना. तो उनका थोड़ा हिपोक्रेसी भी है, इस कारण से है सारी चीज़ें. लेकिन इंडिया ने अपना बेनिफिट देखते हुए, ऑब्वियस सी बात है हमको अपना बेनिफिट देखना है, तो हमने उनसे ऑयल लेना बंद नहीं किया. बट नाउ सी व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर हैं यानी कि पीटर नवारो, उनका कहना है कि एवरीबडी इन द यूएस लूजेस बिकॉज ऑफ व्हाट इंडिया इज डूइंग. हर कोई हार रहा है यूएस में क्योंकि इंडिया जो कर रहा है. एंड द टैक्स पेयर लूज बिकॉज वी हैव गॉट टू फंड द मोदीज वॉर. हम वो कह रहे हैं कि हम मोदी के वॉर को फंड कर रहे हैं ना, ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड. और ये भी आपको पता होगा कि इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लग गया. तो 25% इनिशियल था, 25% फिर अलग से पेनल्टी इंपोज की गई थी बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड विद रशिया. एंड दैट इज वन थिंग यू शुड रिमेंबर. इसके अलावा यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी के बारे में मेंशन है, वडीनार रिफाइनरी. तो सबसे पहले तो आप लोकेशन याद रखिएगा कि वडीनार रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है, तो दैट इज इन गुजरात. ये भी आप लोकेशन याद रख सकते हैं वडीनार रिफाइनरी की. इसके अलावा मैंने इस न्यूज़ एनालिसिस में मतलब इस वाली न्यूज़ के लिए स्पेशली स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो इंडिया के हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं. तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लोकेशंस हैं इंडिया की, वो फेज़ 1 एग्जिस्टिंग जो है वो पहली है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर इन कर्नाटका, पडूर इन कर्नाटका. याद रखिएगा, पडूर याद रखिएगा, विशाखापट्टनम याद रखिएगा, मैंगलोर याद रखिएगा. फेज 2 की जो अंडर डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में, वो है चांदीखोल विच इज़ इन उड़ीसा, एंड पडूर में एक दूसरी फैसिलिटी भी कर्नाटका में बन रही है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आई होप आप ये सारी याद रखेंगे. अच्छा, मैं एक चीज़ तो भूल गया, आज के कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं. तो लेट्स सी द क्वेश्चंस एज वेल, जिनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा. पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर करेक्ट. स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए कि आपको आंसर आ रहा है. तो इसमें गलत वाला देख लेते हैं. गलत वाला बिल्कुल चौथा ऑप्शन गलत है. हिज टर्म इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, नहीं चौथा तो है ही नहीं. तो 4 हट गया, तो आपका BC तो हट ही गया. अब देखना है 2 वाला देख लीजिए. 2 कह रहा है ही शी कैन वोट इन द आइदर हाउस, गलत है. तो आंसर होगा 1 and 3, दैट इज द करेक्ट आंसर. जिसका जैसा सही था पीठ थपथपा लेना. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया. रामसर की साइट्स लिखी हुई हैं, आपको बताना है कौन कौन से रामसर साइट्स हैं इंडिया में. 1 2 3 4 लोकटक, वुलर, सांभर, रोपर. बहुत ही आसान सवाल है. मुझे थोड़ा नए वाले पूछने चाहिए थे जो तमिलनाडु और केरला में बने हैं, तो थोड़ा कठिन भी होते. इसका आंसर है 1 2 3 4, सारे के सारे हैं ना. क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिसेंटली इन न्यूज रिफर्स टू. ऑप्शंस आर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स इनेबलिंग AI पावर्ड डिजिटल लर्निंग, फाउंडेशनल सिस्टम सच एज UPI, आधार, डिजी लॉकर, पब्लिक फंडेड क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम टू सपोर्ट स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. इसका करेक्ट आंसर है B, फाउंडेशनल सिस्टम सच एज UPI, आधार, डिजी लॉकर दैट इनेबल्स डिजिटल इंक्लूजन एंड इनोवेशन. क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अ टर्म ब्लू डॉट नेटवर्क समटाइम्स इज सीन इन न्यूज. ब्लू डॉट नेटवर्क, ये इंटरनेशनल रिलेशन के रेफरेंस में क्वेश्चन है, आपको बताने कि ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है. ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. आई होप यू विल डू द आंसर. मूव करते हैं आगे आज के एनालिसिस में. दूसरी न्यूज़ है, देखो, प्री टेस्ट फॉर सेंसस 2027 टू बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर. अब सेंसस का एक प्री टेस्ट होता है. देखो मुझे बहुत तो एग्जैक्टली नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन अच्छी बात है, न्यूज़ एनालिसिस करते हैं अपन, पढ़ते हैं तो पता चल जाता है. तो प्री टेस्ट एक्सरसाइज जो है, प्री टेस्ट एक्सरसाइज
पॉपुलेशन सेंसस 2027 की कंडक्ट होगी अक्टूबर नवंबर में, ऐसा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया है। बाकी सेंसस के बारे में आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर की एक्सरसाइज है। जो नोडल अथॉरिटी रहती है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर रहती है ना। तो अभी इन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई प्री टेस्ट हम करेंगे अक्टूबर नवंबर में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया प्री टेस्ट बोलते रहे हो, प्री टेस्ट होता क्या है? तो देखो लिखा हुआ है कि प्री टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज दैट विल बी हेल्ड इन 2 phases। तो आप सबको पता है कि सेंसस 2 फेज में होता है। पहला जो फेज होता है वो हाउस लिस्टिंग या हाउसिंग होता है ना, हाउस लिस्टिंग। एंड दूसरा जो फेज होता है वो होता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज, है ना। पहला होता है हाउस लिस्टिंग, सेकंड फेज होता है जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज होता है। तो क्या, तो अब ये एक्सरसाइज जो है प्री टेस्ट, उस पूरी एक्सरसाइज की एफिकेसी को टेस्ट करने के लिए कहते हैं, इसीलिए उसके पहले एक प्री टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। एंड दिस विल, आप ये सेंसस के बारे में कुछ आपको और फैक्ट्स पता होने चाहिए, दैट दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस एंड द फर्स्ट टू इन्यूमरेट कास्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला डिजिटल सेंसस भी है ये, और पहला सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया का जहां पे कास्ट इन्यूमरेशन भी किया जा रहा है, ठीक है ना। प्री टेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी? तो प्री टेस्ट विल इवेल्युएट द प्रपोज्ड क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, डेटा कलेक्शन की मेथडोलॉजी को टेस्ट करेंगे, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करेंगे, लॉजिस्टिक्स को टेस्ट करेंगे, प्रिंटिंग प्रोसेस को, डाटा क्वालिटी को, डाटा असेसमेंट को, पोटेंशियल इश्यूज जो हो सकते हैं उनको पता लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इस समय मृत्युंजय कुमार नारायण है, याद रखिएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि चूंकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के बाद इतने सालों बाद हो रही है, 11 के बाद, सोचो 21 में नहीं हुई, जो कि पहली बार था जब सेंसस हमने मिस किया हो। एंड इस कारण से इनके नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मृत्युंजय कुमार नारायण का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बहुत ही कहना चाहिए एक लैंडमार्क सेंसस में वो सेंसस कमिश्नर है। तो दैट इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। अनलाइक द प्रीवियस इंस्टेंसेस, हाउएवर दिस ईयर्स प्री टेस्ट दिस टाइम विल ओनली कवर क्वेश्चंस अबाउट द फर्स्ट फेज। याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस टेस्ट किए जाएंगे इस बार वो केवल फर्स्ट फेज के टेस्ट किए जाएंगे, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज के नहीं टेस्ट किए जाएंगे। और ये भी पहले से थोड़ा हटके किया गया है, मतलब कि पहले जो होता था जब प्री टेस्ट होता था तो दोनों ही फेजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड ये याद रखेगा, ये पहली बार है जब एक मोबाइल ऐप का यूज किया जा रहा है फॉर कलेक्टिंग द डेटा। तो ये भी फर्स्ट है ना, अपनी लिस्ट में फर्स्ट ये भी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यूपीएससी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट रिगार्डिंग दिस सेंसस, पहली बार क्या क्या हो रहा है इनमें से सेंसस के रिगार्डिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इशू डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन स्ट्रे डॉग्स आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव, डायरेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने, आप सबको पता है, डायरेक्टिव दिया था रिगार्डिंग द डॉग्स कि भैया डॉग्स को आप फीडिंग जोन बनाएंगे और यहाँ पे अलग रखेंगे, सोसाइटी में ऐसे घूमने नहीं देंगे। ऑब्वियस बात है, बहुत अच्छे रीजनिंग जो दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये दिया था कि भाई जो लोग डॉग लवर्स हैं वो पहले रेबीज से जो मरने वाले लोग हैं उनको वापस लेके आ जाएं। अगर वो ये ला सकते हैं तो फिर उनको बिल्कुल हक है इस तरीके से करने का। सो दैट वाज द लाइन ऑफ रीजनिंग गिवन एंड ठीक थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई ठीक है, उनको हटाया तो नहीं जा रहा है ना, उनके साथ एक तो ह्यूमन ट्रीटमेंट की बात भी की गई है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव में, और दूसरी उनको फीडिंग और ये सारी चीज़ें भी आपको, लेकिन हाँ स्पेसिफिक जोन्स में, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप किसी के घर में घुसड़ के करा रहे हो। तो वो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। राजस्थान इन दैट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स, है ना। तो सिविक बॉडीज़ को उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि आपको फीडिंग जोन बनाना है। म्यूनिसपैलिटीज़ को बता दिया कि डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन बनाओ फॉर द स्ट्रे डॉग्स। उनकी डीवर्मिंग, उनके स्टरलाइजेशन, उनके वैक्सीनेशन के लिए कहा गया है ना। डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में किया गया है, ठीक है ना। एंड कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है मैंने कि एक्शन टेकन, आपने क्या एक्शन लिया, तो 30 दिनों के अंदर उनको ये भी देना पड़ेगा। एंड द गाइडलाइंस ऑल्सो बैन द यूज ऑफ टोंग्स, वायर्स और नूज टू कैप्चर द डॉग्स इंस्टेड इट मैंडेट्स द ह्यूमन हैंडलिंग, है ना। तो डॉग्स को पकड़ने के लिए वायर, टोंग्स और नूजेस का यूज नहीं किया जाएगा एज पर द राजस्थान जो डायरेक्टिव है। एंड दे हैव सेड दैट कि देयर शुड बी ह्यूमन हैंडलिंग ऑफ द डॉग। तो जो डॉग लवर्स हैं उनके दिल को भी चोट नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। एमोबिक इंसेफेलाइटिस के बारे में मेंशन है।
केरला रिपोर्ट्स वन मोर केस ऑफ अमीबिक इंसेफेलाइटिस। तो क्या होता है अमीबिक इंसेफेलाइटिस, देख लेते हैं। इट्स अ रेयर बट सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फ्री लिविंग अमीबा। याद रखिएगा, अमीबा के कारण होता है, फ्री लिविंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम आपने सुना होगा, दैट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ दिस अमेबिक इंसेफेलाइटिस। इसको बोलते हैं पैम, यानी कि प्राइमरी अमेबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस। प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय नाइग्लेरिया फाउलेरी। याद रखिएगा, ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं, नाइग्लेरिया फाउलेरी को ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं। इन्फेक्शन का रूट क्या होता है इसका, तो ये जो नाइग्लेरिया फाउलेरी है, इट इंटर्स थ्रू द नोज, नोज से इंटर करता है, और एक्चुअली ये बाहर पाया जाता है, कंटेमिनेटेड वार्म फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है ना। एंड इट्स वेरी रैपिड एंड वेरी फैटल ऑल्सो, याद रखिएगा बहुत ही डेंजरस है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है GAE, यानी कि ग्रैन्युलोमेटस अमीबिक इंसेफेलाइटिस। इट इज कॉज्ड बाय एक्यांथोमीबा एंड बेलामुथिया मैंड्रिलेरिस, है ना। तो ये अभी आप याद रख सकते हैं, दैट इज समथिंग विच इज, बहुत कठिन नाम है वैसे तो, बट देख लीजिए याद रह जाएगा, है ना। तो बट स्टिल इट इज ऑल्सो वेरी फैटल, है ना। लेकिन पैम बहुत ज्यादा फैटल है, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस एंड नाइग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा, इनके नाम तो याद ही रख लीजिएगा। थूथुकुडी इसरो साइट टू हैंडल 20 से 25 लॉन्चेस पर ईयर। ऐसा वी नारायणन, जो इसरो के इस समय चेयरमैन है, वी नारायणन, उनका कहना है कि एक अपकमिंग रॉकेट लॉन्च साइट हम बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं कुलसेकरा पट्टिनम टाउन, जो कि थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, थुत्तुकुडी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। वहाँ पे कुलसेकरा पट्टिनम एक टाउन बना रहे हैं, टाउन है जहाँ पे लॉन्च साइट आ रही है। एंड दिस इज अ रॉकेट लॉन्च साइट, जहाँ पे इसरो ने कहा है कि 20 से 25 लॉन्चेस हुआ करेंगे, और इसका भूमि पूजन किया गया था, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रॉकेट्स जाएंगे, वेइंग अप टू 500 kg विल बी लॉन्च फ्रॉम दिस साइट। तो 500 किलोग्राम तक के रॉकेट्स जो है वो यहाँ से लॉन्च किए जाएंगे, है ना। दूसरी कंट्रीज के भी प्रोजेक्ट लेंगे। अगले देखते हैं, ऑफिशियल साउंड अलर्ट एज कृष्णा गोदावरी रिसीव हैवी इन्फ्लोस। यहाँ पे दो नदियों के बारे में मेंशन था, कृष्णा और गोदावरी। तो यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है ड्रेनेज के अंदर रिवर्स के अंदर उनकी ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो हम देख लेते हैं दोनों की। कृष्णा रिवर का ओरिजिन आपको पता है, महाबलेश्वर जोर गांव है वहाँ पे, जोर बाग नहीं, जोर गांव, है ना, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कृष्णा की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है भीमा, डिंडी, पिड्डावागु, मूसी, पल्लेरू, मुन्नेरू, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं घटप्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा, ठीक है। गोदावरी नदी की बात करें, वहीं इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो उसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक में पूर्णा, प्राणहिता मतलब कि मिक्सचर ऑफ वर्धा एंड वेनगंगा, देन इंद्रवती, सबरी। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मंजीरा, मनेर, ये कुछ उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे 5 इसरो टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर्ड टू प्राइवेट फर्म्स। यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स के साथ डील करने के लिए इसरो के अंदर एक और मैकेनिज्म है जिसको इन स्पेस कहा जाता है। आप सबको पता होगा, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये इसरो के अंतर्गत ही बनाया गया है, लेकिन प्राइवेट कोलैबोरेशंस के लिए, प्राइवेट फर्म्स को आगे लाने के लिए, ठीक है ना, उनके लॉन्चेस के लिए भी। तो एक तरह से कमर्शियल विंग है। कमर्शियल विंग हालांकि अंतरिक्ष को कहा जाता है इसरो की, बट ठीक है, ये प्राइवेट कोलैबोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसने 5 टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की हैं टू द प्राइवेट सेक्टर। बस न्यूज़ देखो इतनी ही, आपको टेक्नोलॉजीज के नाम नहीं याद करने कि कौन कौन सी की है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए की है ना, ये सारी चीज़ें की है। लेकिन बस आपको ये नहीं याद रखना कि कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस तरह से किया जाता है। प्राइवेट फर्म्स को भी इसरो टेक्नोलॉजीज देता है ताकि उनका भी डेवलप होता रहे, और उसके लिए इन स्पेस बनाया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। स्कूल एनरोलमेंट इन 3 to 11 एज ग्रुप डाउन बाय 25 लाख, यूडाइस प्लस का सर्वे हुआ है। यूडाइस प्लस आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मैं रीजंस हालांकि आपको बता दूंगा कि क्या क्या रीज़न है कि स्कूल एनरोलमेंट घटे हैं, बट अभी आप पहले याद रखिएगा कि ये जो
सर्वे है यूडाइस। यूडाइस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है ना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये कौन लॉन्च करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करती है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत भी एक बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ आई थिंक स्कूल एजुकेशन, है ना, तो याद रखिएगा इसको कौन निकालता है? इसको निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है वो इसको प्रिपेयर करता है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसको प्रिपेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको निकालती है। तो अभी इस सर्वे में क्या पता चला? इस सर्वे में पता चला भाई कि जो स्कूल एनरोलमेंट है वो घट रहा है, स्कूल एनरोलमेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। मेन चीज हमको याद रखनी कि इसके रीजंस क्या हैं स्कूल एनरोलमेंट घटने के। तो सबसे बड़ा जो रीजन है, जो हालांकि देखो वैसे आप देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन स्कूल एनरोलमेंट घटने का सबसे बड़ा रीजन ये है, पहला चीज है फॉलिंग बर्थ रेट, जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो घट गया है। तो बच्चे पैदा ही कम हो रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे पैदा ही कम हो रहे हैं। पहले हमारा जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 है, रिप्लेसमेंट लेवल जो हमारा है वो 2.1 है, और हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.9 के आसपास है। स्टेट कंट्री में बहुत ही कम स्टेट्स हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय को अगर छोड़ दो तो बाकी सारे रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे हैं। केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और मेघालय जो हैं दे आर अबव द रिप्लेसमेंट लेवल रेट, है ना। और दूसरा ये भी एक रीज़न है कि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है, मतलब कि बच्चे प्राइमरी स्कूल एज ग्रुप में अब कम बचे हुए हैं, ठीक है ना। लोग जो है हमारे डेमोग्राफिक जो हमारा डेमोग्राफी है वो इस तरीके से शिफ्ट हुआ है कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स इन द प्राइमरी स्कूल एज ग्रुप जो है वो कम हो गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 2022-23 में हमने मेथडोलॉजी भी चेंज कर दी थी यूडाइस प्लस की, इसके कारण कंपेयर करना भी थोड़ा कठिन हो रहा है पुराने से। तो ये रीजंस हैं कि क्यों हमारा घटा हुआ नजर आ रहा है, बट सबसे बड़ा रीजन है हमारा फॉलिंग फर्टिलिटी रेट, वो याद रखेगा। लेकिन एक अच्छी बात भी पता चली थी कि ड्रॉप आउट रेट घट रहे हैं, तो जो हायर क्लासेस में ड्रॉप आउट रेट है वो घट गया है। तो दीज आर समथिंग विच आर गुड। अब एक नारी नाम का सर्वे होता है, नारी यानी कि आपका नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, नारी 2025। ये GIA यानी कि ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस निकालते हैं ये सर्वे, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी, नारी, याद रखिएगा। इसमें पता चला है कि मुंबई, विशाखापट्टनम, कोहिमा, भुवनेश्वर, आइजॉल, गैंगटॉक एंड ईटानगर जो हैं दे हैव इमर्ज्ड एज सेफेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री फॉर वुमेन। कौन कौन सी? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोहिमा, भुवनेश्वर, आइजॉल, गैंगटॉक एंड ईटानगर। तो ये आप लोग जाना चाहते हैं तो जो लड़कियां हैं वो यहाँ जा सकती हैं, मतलब सेफ़ है, ऑब्वियस सी बात है, जा तो कहीं भी सकते हैं लेकिन यहाँ सेफ़ है। इसके अलावा जो सेफ़ नहीं है वो है पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची। दे हैव रैंक्ड द लोएस्ट। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा यार, क्या बोलूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नारी इंडेक्स बस पता रखिएगा। सेंटरिंग एल्डरली वुमेन केयरिंग द क्वाइट मेजॉरिटी। अब यहाँ पे देखो बात चल रही है, ये अच्छा टॉपिक है ऐसे मेंस के हिसाब से, ये प्रीलिम्स में तो आपसे नहीं पूछेगा डेफिनेटली, लेकिन मेंस के हिसाब से पूछेगा कि देखो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब कि कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है, कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो हेल्थ सेक्टर में सबसे पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। तो उसमें जो एल्डरली वुमेन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और बहुत ज़्यादा पिछड़ा भी तबका है। क्यों? सबसे पहली बात, ऑथर ने जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहली बात, जो विमेन की हमारे यहाँ आज भी विमेन फिनेंशियली डिपेंडेंट है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई हैं। इसीलिए तो पूरी बात चलती है कि उनको जॉब करने दो, उनको आगे बढ़ने दो, पढ़ने दो, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो फिनेंशियल डिपेंडेंट है, फिनेंशियल डिपेंडेंसी है, दैट इज द फर्स्ट रीजन। ऐसा देखा भी गया है कि 2/3 ऑफ द एल्डरली वुमेन आर डिपेंडेंट अपॉन देयर आइदर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर द पेटी हेल्थ नीड्स, है ना। तो फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो क्योंकि बचपन से बहुत सारे आपने देखे होंगे पुराने टाइम में तो लोग जॉब नहीं करने देते थे, है ना। तो बहुत सारी महिलाएं जो रह गई वो हाउस वाइफ रह गई और डिपेंडेंट रह गई। दैट इज द वन रीजन जो कि यहाँ पे है। दूसरा, हमारा जो ओवरऑल सोसाइटी, ऑब्वियस बात है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन कहीं ना कहीं पीछे दब गई हैं, रह गई हैं, डिप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड हैं, है ना। दैट इज अनदर रीजन कि क्यों वो अपने हेल्थ नीड्स के बारे में खुल के सामने भी नहीं आती, क्योंकि उनकी प्रियोरिटीज डिफरेंट है, अपने आप को प्रियोरिटी वो बनाती नहीं है और अपनी फैमिली और इन सब चीज़ों को प्रियोरिटी रखते हैं। इसके अलावा जो तीसरा रीजन ऑथर ने कहा है वो है डिजिटल जेंडर गैप ऑल्सो। डिजिटल जेंडर गैप का मतलब कि जो हमारी वुमेन है, स्पेशली जो एल्डरली वुमेन है, वहाँ पे लोअर पेनिट्रेशन है डिजिटल डिवाइसेस का, लोअर पेनिट्रेशन है टेलीमेडिसिन और इन सब चीज़ों का, है ना। तो डिजिटली भी थोड़ा कहीं ना कहीं गैप रह गया है और उस गैप के कारण भी उनको भुगतना पड़ रहा है। सो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो लिखा है इनसफिशिएंट एक्सेस टू फीमेल हेल्थ
हेल्थ प्रोवाइडर्स, जो फीमेल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनके नंबर भी कम है, प्लस फीमेल डायग्नोसिस और इस डायग्नोस्टिशियंस और इन सब की भी कमी है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हार्मोनल शिफ्ट चूँकि महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड ये सारी मेनोपॉज एंड ऑल, एंड उनका मसल मास भी ज़्यादा लॉस होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी उनको ज़्यादा होती हैं, इसलिए रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर इलनेसेस वो ज़्यादा सीवियर आउटकम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आता है विमेन में, है ना, स्पेशली जो एल्डर एज की विमेन है। तो ये सारी जो इशूज़ हैं दे आर द इशूज़ विच आर देयर, एंड इसके लिए ऑथर ने कहा कि भाई हमको बेटर केयर की आवश्यकता है, बेटर इंक्लूसिव केयर की आवश्यकता है, न केवल इंक्लूसिव, हमको ज़्यादा फोकस्ड रखना पड़ेगा अपने आप को उनके प्रति, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करता है। चाहे कुछ दिन पहले आपने लोगों ने भी एक रील देखी होगी जिसमें चाइना ने क्लेम किया है कि उन्होंने आर्टिफिशियल वूम बना लिया है, तो वो फेक न्यूज़ थी, याद रखिएगा, दैट वाज अ फेक न्यूज़। ऐसा कोई इनोवेशन नहीं आया। आज के ज़माने में कुछ भी आप फेक न्यूज़ के रूप में चढ़ा सकते हो, क्योंकि लोग एआई को भगवान मानने लगे, उनको लगता है सब पॉसिबल है ना। तो ये ऐसा पॉसिबल अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हो जाएगा, हो सकता है। आगे देखें तो इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड एज अ टाइम बॉम्ब ना, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इनफैक्ट मतलब मैं जब से तैयारी शुरू किया था, मतलब 2015 की अगर मैं बात करूं, 2015 से 2024 तक, जब तक मैं लूप में रहा, तब तक मैंने हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड और ये सब की बात की कि हाँ भाई हमारे पास बहुत अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं। बाकी जापान में देखो, यूरोप में देखो, पूरा ओल्ड एज पॉपुलेशन है ना। वो लोग तो लोगों को मंगा रहे हैं कि भैया आप आओ हमारे यहाँ काम करो, फ्री फंड में काम करा रहे हैं यंग लोगों से, मतलब फ्री फंड में काम नहीं, फ्री फंड में बुला रहे हैं यंग लोगों को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो है अपनी जगह, लेकिन वहीं पे क्या हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअली में डिविडेंड है या डेमोग्राफिक डिजास्टर हो सकता है? तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक ऐसे स्टैंड पॉइंट पे खड़ा है जो कि एक न्यूक्लियर टिकिंग बॉम्ब के जैसा है। क्यों, आगे हम देखेंगे एक करके, ठीक है। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भाई इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत आउटडेटेड, अभी भी बहुत आउटडेटेड है। अभी भी हम जॉब रेडी पॉपुलेशन क्रिएट करने में सफल नहीं हो पाए, कि अवर पॉपुलेशन इज नॉट जॉब रेडी। इनफैक्ट एक सर्वे आया था जिसमें बताया कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, ओनली 43% हैव गॉट द एजुकेशन विच इज जॉब रेडी, है ना। जॉब रेडी एजुकेशन केवल 43% लोगों के पास है। रेस्ट जो आपके 57% पॉपुलेशन है उनको जॉब नहीं मिलेगी, है ना, बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स एंड ऑल। तो जो स्किल गैप है, सबसे बड़ा जो इशू है, दैट इज द इशू ऑफ स्किल गैप, ठीक है ना। तो वो जो है स्किल गैप जो है वो हमको एक न्यूक्लियर टिकिंग बॉम्ब बनाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर्स के आसपास की है ना। मतलब कि ये पॉपुलेशन वो है जो जॉब चाहती है, जो जॉब मांग रही है, और ऐसे में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, दे विल नॉट बी एबल टू डू। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता कि जो हमारी स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, स्पेशली इन द डिजिटल एरा। तो जो वोलेटाइलिटी है स्किल्स में वो भी बहुत ज़्यादा है ना। तो मतलब आज आपने कोई स्किल तैयार की, लेकिन हो सकता है कल को वो स्किल रेलिवेंट ही ना रह जाए, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग वेरी फास्ट, एंड दैट इज अनदर रीज़न वाई हमारे जो यूथ हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि बाहर की कंट्रीज थोड़ा हमसे आगे चल रही हैं। तो जो हम स्किल आज सीख रहे हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें डेवलपमेंट, उनका सेचुरेशन आ चुका है। तो दैट इज अनदर रीज़न कि वाई अवर यूथ is not getting the jobs, है ना। तो all these things are there, and हमारा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनफैक्ट आप न्यूज़ एनालिसिस ही देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखो, तो दे आर सोलली फोकसिंग ऑन रोट लर्निंग। वो कहते हैं भाई याद करो, रट्टा मारो, रोट लर्निंग। हाँ, हालांकि मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा समझो भी चीज़ों को, लेकिन कई लोग भी हैं जो रोट लर्निंग रटते जाओ। तो दैट इज व्हाट इज मेकिंग द पॉपुलेशन ए टिकिंग बॉम्ब। वही चीज़ है कि ऑथर ने वही कहा कि भाई जब तक आपको जॉब रेडी एजुकेशन नहीं मिलेगा, जॉब रेडी स्किल्स आपके अंदर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकंड आर्टिकल है बिल्डिंग द हेल्थ फॉर 1.4 बिलियन इंडियंस। ये आर्टिकल लिखा गया है हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग। ऑथर ने कहा है कि 2 टास्क हैं, सबसे पहले लिख लो, देखो 2 टास्क कौन कौन से हैं हेल्थ सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट। पहला है एक्सेस जो है वो मिलियंस के पास पहुंचनी चाहिए, एक्सेस पहुंचनी चाहिए। किसके पास पहुंचनी चाहिए? जो अंडर सर्व्ड हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ठीक है ना। दूसरा, पहला तो था एक्सेस पहुंचनी चाहिए, दूसरा क्या है? दूसरा है आपको अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे भैया
ऐसा नहीं कि आपको हेल्थ केयर पहुंचा देना है, करोड़ों में इलाज हो रहा है, लाखों में इलाज हो रहा है, आपको अफोर्डेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। तो एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी आर द टू मेजर इश्यूज जिसके लिए ऑथर ने सजेशंस दिए हैं, जो वो मैंने समराइज कर ली हैं। पहला ऑथर ने कहा कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो इंश्योरेंस हेल्थ केयर सेक्टर है, पहली चीज वो अच्छा रोल प्ले कर सकता है, बट इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन सही हो, लेकिन इंश्योरेंस भी ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रीमियम भरता रहे व्यक्ति और उसको कोई सुविधा ना मिल पाए, है ना। तो इंश्योरेंस भी इस तरीके से होना चाहिए जो कि न केवल उसकी एवरीडे नीड को कवर करे, जो न केवल क्राइसिस को कवर करे बल्कि उसकी एवरीडे नीड्स को कवर करे, है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर से, कि इंश्योरेंस ऐसा जो केवल क्राइसिस में नहीं काम आए, उसके रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आए, ताकि उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो सके। दूसरा ऑथर ने कहा कि भाई स्मॉलर सिटीज, जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स एंड सिटीज हैं, वहां पर इसका पेनिट्रेशन ज्यादा होने की आवश्यकता है। देन इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, उनके लिए प्रिवेंशन फर्स्ट स्ट्रैटेजी लानी चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो प्रिवेंशन फर्स्ट स्ट्रैटेजी, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनको आप अवेयर करो लोगों को, है ना। देन डिजिटल एआई ड्रिवन एक्सेस, एआई का यूज करो, और डिजिटल यानी कि टेलीमेडिसिन और इन सब का यूज करो। देन रोबस्ट रेगुलेशन, जो हमारे IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो है रेगुलेशन है वो रोबस्ट होना चाहिए, ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो इंश्योरेंस में बढ़ सके। एंड बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट्स भी आने चाहिए रीजन्स में, अक्रॉस द रीजन्स। बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई में सारा इन्वेस्टमेंट चला गया, या पूरा इन्वेस्टमेंट दिल्ली में चला गया या बैंगलोर में चला गया। भाई आपको अलग अलग जगहों पे भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए। आपको बिहार में भी फोर्टिस जैसा हॉस्पिटल चाहिए, आपको एम्स, मतलब बहुत सबसे जो अंडर सर्व्ड रीजन्स हैं उनके लिए भी चाहिए, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। एंड बिल्डिंग अ इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड ग्लोबली एस्पिरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दीज आर द सजेशंस। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, मैंने उसको बहुत ही उसमें कंसाइज वे में समराइज किया, लेकिन यही है जिस्ट जो है आर्टिकल का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, विच सेक्टर्स आर वर्स्ट हिट बाय द टैरिफ्स। तो जो यूएस टैरिफ्स हैं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस में देखा गया है, तो श्रिम्प, डायमंड, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल एंड कारपेट्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा टैरिफ है, 60% के आसपास। देन मॉडरेट इंपैक्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेटल्स एंड मशीनरी एक्सपोर्ट्स में देखा गया है, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट जो है कह रहा है कि भाई हम स्वदेशी और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ये सब चीजें कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो मेरे हिसाब से तो इतनी चीजें थी आज की न्यूज एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।